चलिए, तो जब एक बिटिया बड़ी हो रही होती है तो उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। बदलाव एक पुरुष के शरीर में भी बहुत सारे आते हैं, और जब शरीर में बदलाव आते हैं तो मन में भी आते हैं। अजय कुमार सर, आप प्लीज अपना हाथ को नीचे रखिए, बार बार हैंड रेज मत कीजिए। तो क्योंकि एक पुरुष के शरीर में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे एक बच्चा लड़के के रूप में परिवर्तित होता है, मगर उसके बदलाव इतने ज्यादा न्यूट्रिशन की नीड्स, या ऐसा कहूं कि इतने ज्यादा अम, हिलाने वाले नहीं होते, इतने ज्यादा स्ट्रेंथ मांगने वाले नहीं होते। उनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा कठिन नहीं होती है जितनी एक बिटिया का शरीर जब परिवर्तित होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और तो बहुत कठिन भी होने लगती है वो यात्रा। क्योंकि उन बदलावों के जरिए प्रकृति एक बिटिया को जीवन की उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही होती है जिसको हम बोलते हैं माँ। तो ये तो हम सब ने सुना है कि माँ का मतलब है ऑलमोस्ट ईश्वर। जहाँ ईश्वर नहीं पहुंच सकते उन्होंने इसीलिए माँ को बनाया। तो एक बिटिया जब माँ बनने के लिए तैयार हो रही होती है तो जाहिर है ये किसी तपस्या से कम नहीं होता, क्योंकि वो उस सर्वोच्च पद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो रही होती है जो प्रकृति में एक मनुष्य के लिए पॉसिबल है। आप सबने देखा होगा कि एक बेटे के शरीर में जो बदलाव आते हैं उससे ज्यादा विजिबल और ज्यादा भारी भरकम, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बदलाव एक बिटिया के शरीर में आते हैं। तो आज मैं आपको समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि वो कौन से बदलाव हैं जो एक बिटिया के शरीर में आते हैं, जिनके प्रति हमें सजग रहना भी जरूरी है और उनके लिए तैयार रहना भी जरूरी है। हमें उस उन बदलावों में उस बिटिया की मदद करनी चाहिए, ताकि ये बदलाव उसके लिए आसान भी बन जाएं, और ये बदलाव उसके लिए इतने सेहतमंद भी बन जाएं कि वो आगे चलकर एक बहुत सेहतमंद माँ बन पाए। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगी, निवेदन करूंगी कि आप प्लीज डायरी और पेन लेकर के बैठें, और इन बदलावों पर आप ध्यान से आप सुने भी और आप नोट्स भी बनाएं। तो प्यूबर्टी, किशोरावस्था के दौरान एक बिटिया के शरीर में होने वाले बदलाव। तो जब शारीरिक बदलाव लड़की को प्रजनन के लिए परिपक्व बनाते हैं, प्रजनन यानी मां बनने के लिए मैच्योर बनाना शुरू करते हैं, तो उस अवस्था को किशोरावस्था या अडोलेसेंस कहा जाता है। और लड़कियों में इस किशोरावस्था की शुरुआत लड़कों से 1 या 2 साल पहले हो जाती है। आपने अपने निजी जीवन में भी अनुभव किया होगा कि बेटियां जल्दी बड़ी होती हैं। ऐसे प्रचलन में है ना ये सेंटेंसेस, बेटियां जल्दी बड़ी होती हैं, बेटियां जल्दी बड़ी दिखाई देने लगती हैं। एक्चुअली बेटियां लड़कों से ज्यादा जल्दी बड़ी होती हैं, क्योंकि प्रकृति उन्हें ज्यादा जल्दी किशोरावस्था की तरफ भेजती है, किशोरावस्था के लिए तैयार कर रही होती है। तो ज्यादातर लड़कियों में प्यूबर्टी 8 या 9 साल में शुरू हो सकती है। मतलब किशोरावस्था की शुरुआत जो है वो 8 या 9 साल में हो सकती है, और अक्सर 16 साल तक ये चलती है। सबसे पहला बदलाव जो आता है उसकी लंबाई बढ़ने लगती है। लड़कियों की लंबाई लड़कों से ज्यादा जल्दी बढ़ती है, पहले बढ़ती है। ये करीब जब प्यूबर्टी के समय 8 9 साल से जब प्यूबर्टी शुरू होती है उस वक्त लंबाई बढ़ती है। लड़कों की लंबाई यूजुअली काफी देर में बढ़ती है, 13 14 साल के आसपास। जब तक बेटियों की लंबाई यूजुअली ऑलमोस्ट पूरी बढ़ चुकी होती है, 14 15 साल के आसपास। शुरुआत में लड़कियां लड़कों से ज्यादा जल्दी बढ़ती हैं, लेकिन लड़के ज्यादा देर तक बढ़ते हैं। तो लड़कियां जल्दी तो बढ़ना शुरू होती हैं, लेकिन लड़कियों की जो बढ़ने की
बदलाव की, एडोलेसेंस की जो उम्र होती है वो कम है। लड़के ज्यादा सालों तक बढ़ते रहते हैं। लड़कियों में माहवारी शुरू होने से 1-2 साल पहले लंबाई बढ़ने की दर अपने चरम पर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूजुअली लोग ये समझते हैं कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद बच्चियों की हाइट बढ़ने लगती है, जबकि सच ये है, मासिक धर्म शुरू होने से 1-2 साल पहले तक बच्चियों की हाइट बढ़ने की जो दर है वो मैक्सिमम होती है। मासिक धर्म शुरू होने के बाद उनकी हाइट बढ़ने का जो प्रोसेस है वो धीमा हो जाता है। उतनी हाइट उसके बाद नहीं बढ़ती है। इसलिए जरूरी है कि मासिक धर्म शुरू होने से पहले बेटियों को खेल कूद में, बेटियों को एक्सरसाइज करवाएं, खेल कूद करवाएं, फिजिकली बहुत एक्टिव रखें आप उन्हें। आप उन्हें खाने पीने का, उनके खाने पीने का, उनके पोषण का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि बेटों को ज्यादा लंबा वक्त मिलेगा बढ़ने के लिए, और बेटों की शरीर की जरूरतें ज्यादा लंबे वक्त तक बनी रहेंगी और असर डालेंगी। लेकिन बेटियों की जो फिजिकल डेवलपमेंट है, स्पेशली जो हाइट बढ़ने का समय है, वो हाइट बढ़ने का समय मासिक धर्म शुरू होने से 1-2 साल पहले तक ही होता है। और आजकल, जैसा आप सबको पता है, मासिक धर्म जल्दी शुरू होने लगा है। पहले ये उम्र करीब 12-13 साल हुआ करती थी। आजकल ये 9-10 साल में शुरू होने लगे हैं, माहवारी शुरू होने लगी है, पीरियड शुरू होने लगे हैं। कई कई बच्चियों में तो ये 8-9 साल में भी शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब 7-8 साल की उम्र तक हाइट मैक्सिमम बढ़ चुकी होती है। एक बार जब लड़कियों को माहवारी शुरू हो जाती है, उसके बाद उनकी लंबाई अक्सर 1 या 2 इंच और बढ़ती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ती। अक्सर की बात हो रही है, एक्सेप्शन हर केस में हो सकते हैं, मगर यूजुअली माहवारी शुरू होने के बाद, पीरियड शुरू होने के बाद हाइट 1 या 2 इंच ही बढ़ती है। तो इससे हमें इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि बच्चियों को खिलाएं भी बहुत ज्यादा पोषक, बच्चियों को व्यायाम भी बहुत करवाएं, खेलकूद भी बहुत करवाएं, स्पेशली 2-3 साल की उम्र से लेकर 8-9 साल की उम्र तक, क्योंकि इस समय उनका शरीर जितना बढ़ जाएगा लंबाई में, वो उनकी ऑलमोस्ट, उनकी पूरी जिंदगी हाइट ऑलमोस्ट उसके आसपास ही रहेगी। लड़कियां 14-15 साल की उम्र तक आते आते अपनी फाइनल लंबाई तक पहुंच जाती हैं। देखिए, बात को थोड़ा समझते हैं। 1-2 साल पहले उनकी हाइट, जो माहवारी होती है उसके 1-2 साल पहले उनकी हाइट बढ़ने की रेट सबसे ज्यादा होती है। माहवारी शुरू होने के बाद 1-2 इंच और बढ़ती है। तो माहवारी अगर 13 साल की उम्र में शुरू हुई, 14-15 साल की उम्र तक आते आते बच्चियां, बेटियां अपनी फाइनल लंबाई तक पहुंच जाती हैं। उसके बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। लड़कों की हाइट उससे आगे भी 15 साल के बाद भी बढ़ती रहती है। शोधों ने यह दिखा दिया है कि एक व्यक्ति की फाइनल लंबाई के लिए उसके अनुवांशिक घटक, यानी उसकी जीन्स, यानी हेरिडिटरी इफेक्ट, जो कहते हैं ना कि मम्मी पापा की अगर हाइट कम है तो बच्चों की भी हाइट कम होगी। बहुत सारे शोधों ने यह दिखा दिया है कि हेरिडिटरी फैक्टर केवल 60% से 80% तक ही जिम्मेदार होते हैं। 100% जरूरी नहीं है कि माँ बाप की हाइट कम हो तो बच्चों की हाइट कम होगी ही। ये फैक्टर ऑफ कोर्स जिम्मेदार होता है, मगर 100% नहीं। 60% से 80% तक ही ये फैक्टर जिम्मेदार होता है, यानी 40% से 20% तक का फैक्टर आपके पालन पोषण पर डिपेंड करता है। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनके मम्मी पापा की हाइट कम है, लेकिन उनकी हाइट बहुत अच्छी निकली निकली है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये जो 20 से 40% जो आपकी परवरिश पर डिपेंड करता है, उसको हमें बेस्ट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और किन चीजों पर डिपेंड करता है? पोषण पर, व्यायाम पर, नींद पर, और इम्यूनिटी पर, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर। बच्चा जितना ज्यादा इम्यून रहेगा, जितना कम बीमार पड़ेगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा।
ज्यादा बीमार पड़ेगा, मौसम बदलते ही बीमार पड़ेगा, जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा, तो बीमार होने के वो दिन तो ऑफ कोर्स ऐसे होते हैं जब वो उसका विकास रुका हुआ रहता है। मगर ये भी सोचें, उस बीमारी से रिकवर करने में तो जिन जो दिन जा रहे होते हैं, जैसे सपोज कीजिए 7 दिन फीवर आया, तो 7 दिन तो बच्चा फिजिकली या जो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। 7 दिन के बाद फिर वो 7 दिन कमजोरी को रिकवर करने के जो जाएंगे तो डबल टाइम चला गया। वो 14-15 दिन जो बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट के थे, उसमें वो 14 दिन वेस्ट भी हुए, थोड़ा वो पीछे भी चला गया। इसलिए ऑफ कोर्स बच्चे बीमार होते हैं और हैं होते हैं तो उनका बहुत ढंग से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मगर सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उन्हें इतना अच्छा पोषण दें, उन्हें इतना अच्छा माहौल दें, इतनी अच्छी नींद उनकी हो, इतना वो व्यायाम करें कि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे, वो कम से कम बीमार पड़े। ये हमारी कोशिश लगातार बनी रहनी चाहिए। ये आपको एक चार्ट दिखा रही हूं मैं, ये साइंटिफिक चार्ट है। आप पूरा नोट ना भी कर पाए तो आप यूट्यूब पर फिर से जा करके ये सेशन देखिएगा और नोट कीजिएगा। 8 वर्ष की उम्र में बच्चियों की जो पूरी 100% जो लंबाई होगी, उसका 77% 8 वर्ष की उम्र तक बेटियां बढ़ चुकी होती हैं। 9 वर्ष की उम्र में 81%, 10 वर्ष की उम्र में 84%। इस तरह से आप देखेंगे 14 साल की उम्र में वो 98% अपनी फाइनल हाइट का 98% तक बढ़ चुकी होती हैं। 15 साल की उम्र में 99%, 16 साल 99.5% और 17 साल की उम्र में 100% उनकी ग्रोथ हो चुकी होती है। मगर फाइनल हाइट के लिए मेहनत जो आपको करनी है वो 8 साल से पहले करने की जरूरत है। हम किसी भी लड़की की फाइनल लंबाई का अंदाजा इस फॉर्मूला से लगा सकते हैं। अभी आज की जो वर्तमान लंबाई है उस बिटिया की, सेंटीमीटर्स में आप वो लंबाई लिखें। इस उम्र पर पूरी लंबाई का परसेंटेज जो इस चार्ट में दिखाया गया है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बिटिया की उम्र 10 साल है, आपने यहाँ देखा 10 साल की उम्र में 84% लंबाई उसकी हो जाएगी। तो और अगर आज उसकी लंबाई 130 सेंटीमीटर्स है, सो 130 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 100, उसकी फाइनल लंबाई 155 सेंटीमीटर्स के आसपास होगी। ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। आप अपनी बेटियों का, अपने आसपास की बच्चियों का के लिए भी ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। और जब अंदाजा लग जाए तो ऑफ कोर्स आप उनके पोषण का ध्यान रख के, उनकी एक्सरसाइज का ध्यान रख करके कोशिश कर सकते हैं कि उनकी हाइट और ज्यादा बढ़े। जो दूसरा बदलाव, तो पहला बदलाव हमने देखा कि बच्चियों की हाइट बढ़ती है प्यूबर्टी के समय। दूसरा बदलाव जो आता है वो आता है उनके शरीर के आकार में बदलाव आता है। आप देखेंगे उनके वजन में बढ़त होती है, वजन बढ़ने लगता है। ये वजन बढ़ने का मतलब मोटापा आना नहीं है। जनरली उनका वजन बढ़ता है, वो बच्चों से एक थोड़ा सा बड़े होने की तरफ बढ़ने लगती हैं बच्चियां। तो उनका, जिसको बोला जाता है कि बदन थोड़ा भर रहा है, जो हम अपनी भाषा में जिस तरह से बोलते हैं, सो वो उनका वजन थोड़ा बढ़ने लगता है। उनके स्तनों में विकास होने लगता है। मासिक धर्म शुरू होने से पहले ही बच्चियों के स्तनों में विकास होने लगता है। दोनों स्तनों के आकार में थोड़ा अंतर होना एक आम बात है। जब बिटिया बड़ी हो जाती है, जब पूरी उनकी टीन एज तक पहुंच जाती है, इनफैक्ट आप भी अगर नोटिस करेंगे तो आप, हम सभी के दोनों स्तनों में थोड़ा सा साइज में अंतर होना नॉर्मल है। 50% महिलाओं में एक स्तन दूसरे स्तन से छोटा होता है। आमतौर पर बायां स्तन यानी लेफ्ट स्तन जो है वो थोड़ा सा
छोटा होता है। इसी तरह से हम सबके दोनों हाथों की लंबाई, हाथों की मोटाई में भी थोड़ा फर्क होता है, पैरों की लंबाई और दोनों पैरों की लंबाई में भी थोड़ा सा फर्क होता है, जूतों की साइज में भी थोड़ा सा फर्क होता है। कोई भी दोनों अंग हमारे एकदम ऐसे मिलीमीटर तक बराबर नहीं होते हैं। प्यूबर्टी के समय बहुत सारी जगहों पर बाल उगते हैं, जैसे प्यूबिक एरिया में बाल उगते हैं, बगल में बाल उगते हैं, हाथों और पैरों पर ज्यादा बाल उगना शुरू होते हैं। तो ये भी एक बदलाव बच्चियों के लिए होता है। प्यूबर्टी के समय पसीना ज्यादा आना शुरू होता है, और हाँ, आप नोटिस करेंगे कि इस पसीने में थोड़ी स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। मुहासे और ब्लैक हेड्स, ये एक आम बदलाव है जो प्यूबर्टी के समय होता है, और ये तब ज्यादा होता है जब अ, त्वचा तैलीय ज्यादा हो, त्वचा की सफाई ना हो रही हो, और स्किन में जो है गंदगी जा करके जम जाती है अगर आप उसकी सफाई लगातार नहीं करें। पसीने को आप अगर सूखने दें और पोंछें ना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है मुहासे होने का। यूजुअली मैंने देखा है बच्चियां जब, बच्चियां भी और बच्चे भी जब बाहर खेल करके आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि पसीना सुखा लो। जब वही पसीना, गंदगी वाला पसीना सूख जाता है तो वो आपकी स्किन के पोर में जमा हो जाता है गंदगी के साथ में, जिससे पिंपल्स की समस्या बढ़ जाती है। अगर इसी को, अगर पसीने को पोंछ लिया जाए और तुरंत पसीना पोंछने के तुरंत बाद अगर आप उसको, स्किन को धो लें, तो पसीना और गंदगी आपके स्किन में जमेगी नहीं। वजाइना से स्राव, ये एक बहुत आम बात है प्यूबर्टी में, और हमें ध्यान इस बात का देना है कि ये स्राव कौन से कलर का है। यूजुअली अलग अलग तरह का कलर हो सकता है वजाइना से जो स्राव होता है, और मैं ये यहाँ इसलिए बताना चाहती हूँ कि जितनी भी मम्मियां हैं यहाँ पर, जो अ, बच्चियों की मदर्स हैं, उनके लिए ये बात को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप अलर्ट हो सके अगर कोई परेशानी है तो। अदरवाइज भी आपको ये पता हो कि स्राव होना एक नॉर्मल प्रोसेस है, जिसको हम ल्यूकोरिया का नाम देते हैं या वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं। वो बड़े होने का और बॉडी को, अपने आप को क्लीन करने का एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर हल्का पीला स्राव है मासिक धर्म से पहले, 1 साल पहले हल्का पीला स्राव देखा जा सकता है, यह स्राव इस बात का संकेत है कि शरीर मासिक धर्म के लिए तैयार हो रहा है। आपको अपनी बिटिया की पैंटी हल्की सी येलोइश होना शुरू होगी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब जल्दी ही उसे पीरियड शुरू हो सकते हैं साल भर के अंदर अंदर। तो आपको उसे पीरियड्स के लिए शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर तैयार करना है, उसको समझाना है, उससे बात करनी है। सफेद गाढ़ा स्राव, इस तरह के स्राव मासिक धर्म के शुरू और बंद होने दोनों समय सामान्य है। मतलब 2-3 दिन इस तरह का डिस्चार्ज होगा, इमीडिएटली पीरियड शुरू होंगे, पीरियड्स बंद होने के बाद भी कई बार 1-2 दिन तक ये गाढ़ा सा स्राव होता रह सकता है। साफ और पानी जैसा स्राव, किसी भी दिन ऐसा स्राव देखना बहुत सामान्य बात है। किसी भी दिन मतलब पूरे महीने में किसी भी दिन हो सकता है। ऐसा स्राव उस समय ज्यादा देखने को मिलता है जब आप ज्यादा सक्रिय हैं, जैसे कोई खेल खेलते समय या व्यायाम करते समय। तो ये तीनों स्राव, या तो बिल्कुल पानी जैसा स्राव है, एकदम ट्रांसपेरेंट, नॉर्मल है। सफेद और गाढ़ा स्राव है मासिक धर्म से पहले और बाद में, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। हल्का पीला स्राव है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। तीनों ही केसेस में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गहरा पीला या हरा स्राव अगर है, लाइट, बहुत लाइट ग्रीनिश स्राव अगर है, तो वेजाइना में हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, और अगर इसके साथ दर्द और खुजली भी है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। भूरा स्राव है तो इस बात का संकेत है कि वेजाइना खुद को साफ कर रही है और पुराने जमे हुए उस रक्त को बाहर निकाल रही है जो मासिक धर्म के दौरान साफ नहीं हो पाया है।
तो आपने देखा कि अगर ट्रांसपेरेंट और पानी जैसा स्राव है तो भी नॉर्मल है, सफेद गाढ़ा स्राव है तो भी नॉर्मल है, हल्का पीला सा स्राव है तो भी नॉर्मल है, भूरा स्राव है तो भी नॉर्मल है। अगर बिल्कुल लाइट ग्रीनिश स्राव हो तो थोड़ी चिंता का विषय है, और अगर उसके साथ दर्द और खुजली भी है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। रोजाना नहाना, साफ सूती अंडरवेयर पहनना, शरीर के अंतरंग हिस्सों का ध्यान रखना, ये आप अपनी बिटिया को जरूर सिखाएं, ताकि ये जीवन भर ये सीख उसके साथ रहे। अगर नमी ज्यादा रहती है, स्राव ज्यादा होता है या पसीना ज्यादा होता है, तो उसको सूखने के लिए पैंटी लाइनर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। एकदम पतली पैंटी लाइनर्स आती हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या आप उन्हें सिखाएं कि वो अपने अंडरगारमेंट्स दिन में 2 से 3 बार बदलें। जब वो स्कूल जा रही हैं तब फ्रेश पहन कर जाएं, स्कूल से लौटने पर आप जब कपड़े बदलवाते हैं तब आप सारे अंडरगारमेंट्स भी चेंज करवाएं, और शाम को सोने से पहले भी आप, जब वो बच्चे खेल के आते हैं बाहर से और जब शाम को नहाते हैं तब भी आप चेंज करवाएं। ये सबसे अच्छा तरीका है हाइजीन को मेंटेन करने का, दिन में 2-3 बार पसीने से भरे कपड़ों को बदलना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव जो होता है प्यूबर्टी के समय, वो होता है मासिक धर्म या माहवारी। मासिक धर्म और माहवारी के बारे में तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं और करते रहते हैं, इसके बारे में आपको आइडिया भी है सभी लोगों को। मगर उसके पहले के बदलाव हमें इतने पता नहीं होते हैं, जिसके बारे में आपको मैंने आज बताना चाहा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बदलाव जो होता है इस वक्त, वो होता है मस्तिष्क का विकास। ये वो उम्र है जब मस्तिष्क में पुराने कनेक्शंस, जैसे सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह होता है कि बच्चों के मस्तिष्क के सोचने और प्रोसेसिंग करने वाले हिस्सों, जिनको ग्रे मैटर कहा जाता है, कि जो काम में नहीं आने वाले कनेक्शंस होते हैं, उनकी छटाई हो जाती है। मतलब अगर आपका बच्चा, सपोज करिए आपका बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है मगर लैंग्वेज में बहुत अच्छा नहीं है, तो वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग का जो हिस्सा है ब्रेन में, वो ज्यादा यूज अगर नहीं होगा तो उसके कनेक्शंस कम होने लगेंगे। मैथ्स वाला जो प्रोसेसिंग वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसके कनेक्शंस बढ़ने लगेंगे। तो वो जो चीजें जो यूज नहीं हो रही होती, जो टैलेंट यूज नहीं हो रहा होता, या जो ग्रे मैटर जो यूज नहीं हो रहा होता, उसकी छटाई होने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ, मानसिक तौर पर भी ये वो उम्र है जब आप अपने बच्चों को जो सिखाना चाहेंगे वो बच्चा बहुत आसानी से सीख पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है आप उसे एक बहुत खूबसूरत घर का माहौल दें, और जो टैलेंट है उसमें वो पहचान करके आप उसे सिखाने की तरफ आप कदम बढ़ाएं। साथ ही साथ दूसरे कनेक्शंस मजबूत बनते हैं। यह मस्तिष्क का और भी दक्ष बनने का तरीका है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो वो कनेक्शंस और ज्यादा मजबूत बनने लगेंगे। जिस बच्चे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो वो कनेक्शन उसका दिमाग का ज्यादा मजबूत बनने लगता है इस उम्र में, जिससे वो बहुत सारे काम एक साथ करने में, समस्याओं को सुलझाने में और जटिल सूचनाओं की प्रोसेसिंग में निपुण बनता जाता है। इतना ही नहीं, यह जीवन पर्यंत नई दिलचस्पियों और टैलेंट को विकसित करने का अवसर देता है। ये समय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। और ये आपके घरों में, जिनके भी घरों में बेटियां हैं इस उम्र की, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बेटियों की न सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट बल्कि मेंटल डेवलपमेंट पर भी बहुत ध्यान दें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस सेशन से हमें बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आई होंगी जो अब तक हमें पता नहीं थी। मैं लास्ट में आपको वो सप्लीमेंट्स दिखाना चाहती हूँ जो इस उम्र में आपके बच्चियों के लिए बहुत ज्यादा काम के हैं। अगर माहवारी शुरू हो गई है, ऑफ कोर्स न्यूट्रीचार्ज वुमेन, और अगर नहीं शुरू हुई है तो आप प्लीज न्यूट्रीचार्ज किड्स उन्हें दिन में 2 बार, और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट उन्हें जरूर दें।
न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट उन्हें आप दें, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा उन्हें आप दें। ये चारों सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं वो उनके विकास के लिए। अगर पीरियड शुरू हो गए हैं तो पीरियड शुरू नहीं हुए हैं तो आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन की जगह न्यूट्रीचार्ज किड्स दिन में 2 बार दें। आप थोड़ा आधा सैशे न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट माहवारी शुरू होने से पहले भी शुरू कर सकते हैं उनके लिए, क्योंकि अब इस वक्त जब माहवारी शुरू होने से जस्ट पहले, जब उनकी बॉडी एकदम ग्रोथ स्पर्ट में है, ग्रोथ फेज में है, जैसा मैंने आपको बताया कि हाइट बढ़ने की दर उस वक्त सबसे ज्यादा है, उस वक्त उनके शरीर को प्रोटीन की बहुत जरूरत है। तो आप न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, जो भी उन्हें पसंद आए, आप वो शुरू कर सकते हैं। हाँ, पीरियड शुरू होने के बाद आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन शुरू करना है।